Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island. So guys, we are back again with an exam analysis video और आज हम बात करने वाले हैं आपके 29 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एसएससी फेज 13 के पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यू हर्ड मी करेक्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वो सारे जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 29 जुलाई 2025 के आपके एसएससी फेज 13 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप में से भी वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर से पूरा वीडियो देखना। एंड इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग तो जरूर से कमेंट में कर देना सो दैट इट हेल्प्स द अदर कैंडिडेट्स आल्सो। एंड अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था पर उनके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, तो भाई भाई आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। सारी ही एग्जाम एनालिसिस वीडियो देख डालो, उससे पता पड़ जाएगा कि भाई किस तरह का पैटर्न चल रहा है, किस तरह के टॉपिक्स ट्रेंड कर रहे हैं, कौन से हॉट टॉपिक हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, किन के बारे में पूछा जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आप में से ऐसे कैंडिडेट्स जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, सो गाइस वेलकमिंग यू ऑल। क्योंकि ये एक ऐसा इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल चैनल है जो कि आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में बताएगा। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर देना। आप में से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि चैनल पर ऑलरेडी जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, चैनल के साथ ऑलरेडी बने हुए हैं, तो फर्स्टली a big thanks to all of you all from the bottom of my heart because it's your support जो कि motivate करता है हमको to make such videos and come up with such information on a daily basis. ठीक है, so without a further ado let's quickly move into the video and look for the question जो कि आज यानी कि 29 जुलाई के आपके एसएससी फेज 13 की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। so yeah guys, let's begin. सो गाइज, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि इस बार एसएससी फेज 13 के एग्जाम में जो चीज सबसे ज्यादा आ रही है वो या तो ब्रिक्स का टॉपिक है, ठीक है, या फिर जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम्स बना रखी हैं वो हैं। ठीक है, तो ये सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, योजनाएं हैं, इनको अच्छे से पढ़ लो। सेंसस 2011 से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप पढ़ सकते हो वो सब पढ़ लो, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि इस बार ट्रेंड कर रहे हैं अपने एसएससी फेज 13 के एग्जाम में। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? आई एम सो सॉरी फॉर माय थ्रोट, प्लीज बेयर विद मी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की कि वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो गाइस, बात करें इस गति शक्ति योजना की तो इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये जो होगा आपका ये डिपार्टमेंट हो गया जिसके अंतर्गत ये प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना आती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है उसके अंडर ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड आता है, सो गाइज ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। तो ऑल इन ऑल अगर आपको ऑप्शन में ये दे रखा है विच इज योर डीपीआईआईटी, वो भी सही है। अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दे रखा है तो आप उस पर भी टिक कर सकते हो। Okay, so the next question is उज्ज्वला योजना is related to what? So guys, ये जो उज्ज्वला योजना है, अब मैं पहले आपको बता देती हूँ कि बेसिकली ये योजना है क्या। ठीक है, तो ये जो उज्ज्वला योजना है ये गवर्नमेंट का एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको मई 2016 में लाया गया था। फर्स्ट चीज जो आपको नोट करनी है, मई 2016 में इसको लॉन्च करा गया था। किसके द्वारा? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और अब बात करते हैं किस मुद्दे के लिए, किस मोटो के लिए इसको लेकर आया गया था। सो द एम वाज टू प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शंस टू वुमेन बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि बीपीएल हाउस होल्ड्स जो है, मतलब ऐसी औरतें जो कि बीपीएल हाउस होल्ड में आती हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आती हैं, तो ऐसी हाउस होल्ड्स की जो विमेन है उनको एलपीजी कनेक्शंस दिलवाने के लिए। अब और डिटेल में बात करें इस स्कीम की, तो गाइज ये जो स्कीम है ये हेल्थ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोवाइड कराता है बाय रिप्लेसिंग जो भी ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल्स हैं, जैसे कि फायरवुड हो गया, काउडंग हो गए, काउडंग केक्स हो गए, उसको रिमूव करके, है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल्स हैं बाय एलपीजी, जिससे कि क्योंकि भाई उसमें स्मोक इतना ज्यादा उठता है उससे हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और जब वो एलपीजी यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो इतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं, वो जो हेल्थ रिस्क जो है वो बेटर हो रही है, अब रिस्क पे नहीं है इतनी ज्यादा हेल्थ। ओवर द इयर्स इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। आज इस स्कीम में मिलियंस ऑफ लोगों का उद्धार हुआ है, आप कह सकते हो। अगर हम नंबर्स में बात करें तो विद ओवर 10.33 करोड़ कनेक्शंस ऐसे
हैं जो कि मार्च 2025 तक नए स्टैब्लिश कराए जा चुके हैं, जो कि ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट शो करता है जो कि रूरल इंडिया पर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज द मॉनसून अकर? सो गाइस मॉनसून जो है ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर होता है, तो ट्रोपोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर। मॉनसून प्राइमरीली जो है ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं, जो कि सबसे लोएस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, जो ट्रोपोस्फेयर है दैट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये वो लेयर है जहां पर बहुत ज्यादा जो वेदर फिनोमिना की चीजें होती हैं वो यहीं पर टेक प्लेस होता है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स हुआ या फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, ये सारी चीजें ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। अब बात करें इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की, जो होता क्या है, तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, अच्छे से याद कर लेना ये फुल फॉर्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी हो सकता है रिपीट हो जाए। सो ITCJ जो है एक जहां पर जो ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती हैं, वो भी एक क्रूशियल चीज है जो कि मॉनसून के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, जो मूवमेंट होता है ना वार्म और मॉइस्ट एयर का, उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, जो ट्रॉपिक्स से इक्वेटर की तरफ बढ़ती हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच एक्ट सेपरेट इलेक्ट्रोलाइट्स वर, आई थिंक इलेक्टोरेट्स या इलेक्ट्रोराइट्स नहीं है गाइस, इसको इलेक्टोरेट्स कर लेना, ठीक है। सो अंडर विच एक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर प्रोवाइडेड फॉर बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज? सो गाइस जो एक्ट है जिसके बीच जिसके अंतर्गत ये चीज किया गया है मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में, वो है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो कि आपका मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, तो गाइज ये चीज भी ध्यान रखना, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। This legislation introduced separate electorates in legislative council, allowing Muslims and Hindus to vote separately in certain constituencies. ठीक है, दोनों ही वोट कर सकते हैं। Okay, next question, in which sports India has won the most medals in Olympics so far? So guys, Olympics में इंडिया पार्टिसिपेट करती है जब भी ओलंपिक्स खेले जाते हैं और मेडल्स जीत के लाती है, पर ऐसा एक स्पोर्ट जिसमें अब तक सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं वो है हॉकी, ठीक है। सो हॉकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड हेयर इज द लिस्ट जहां पर आप देख सकते हो कि किस स्पोर्ट में कितने मेडल्स इंडिया ने अब तक जीते हैं। सो टॉकिंग अबाउट हॉकी, 11 मेडल्स, wrestling 5 medals, shooting 4 medals, badminton 2 medals, athletics 2 medals, and at last boxing 2 medals. Okay, next question, under the reign of which ruler did Gandhara School of Arts flourish? Guys, Gandhara School of Arts से मेरे को याद आ रहा है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है ना, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, मतलब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो हर चैप्टर में पूछा जा रहा है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। सो टॉकिंग अबाउट गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, तो गाइज ये सबसे ज्यादा कुषाण एम्पायर, पर्टिकुलरली अंडर द रेन ऑफ एम्परर कनिष्क। ओके, सो कनिष्क जो है उनके एम्परर एम्परर कनिष्क जो है उनके शासन काल के दौरान जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है सबसे ज्यादा फ्लोरिश करा है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कुषाण एम्पायर है दैट इज क्रेडिटेड विद द फ्लोरिशिंग ऑफ द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये स्कूल ऑफ आर्ट जो है जो कि फ्लरिश हुआ है 1st सेंचुरी BCE से लेके 4th सेंचुरी CE तक। ये अपनी यूनिक ब्लेंड के लिए जाना जाता है जिसमें बुद्धिस्ट और ग्रेको रोमन जो ग्रेको रोमन है वो दोनों ही इसमें मौजूद हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, सिग्निफिकेंट स्कल्पचर्स प्रोड्यूस करते हैं, दोनों ही बुद्धा और बोधिसत्वास का। Okay, next question. During which dynasty did Mathura School of Art? Okay, we were just talking about of Mathura School of Art only, and here is the question arrived. तो guys, Mathura School of Art जो है सबसे ज्यादा कुषाण डायनेस्टी के दौरान फ्लरिश करा था। जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वो कुषाण पीरियड में फ्लरिश करा था, जो कि 1st to 3rd सेंचुरी CE तक चला था, पर्टिकुलरली अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्परर कनिष्क। तो एम्परर कनिष्क यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कंटिन्यू किया है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड ऑल्सो, जो कि 4th to 6th सेंचुरी CE तक चला था, ठीक है। और गुप्ता पीरियड के दौरान इट रीच्ड इट्स पीक इन आर्ट प्रोडक्शन एंड इन्फ्लुएंस, और ये जो स्कूल है ये अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जाना जाता है, जो कि ये बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट के लिए करता है,
ठीक है। सो बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन आर्ट, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि इसकी इंडिजिनियस स्टाइल और वाइब्रेंट रिप्रेजेंटेशंस जो हैं, जो भी गॉड गॉडेसेस की, देवी देवताओं की, जिसके लिए ये काफी ज्यादा फेमस है। ओके, व्हाट आर द मेजर कंट्रीज इन्वॉल्व इन IMEC? सबसे पहले तो IMEC की फुल फॉर्म हमें कमेंट करके बता दो विदाउट सीइंग ऑन द स्क्रीन। सो IMEC इज बेसिकली इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसको कभी कभी IMEEC के नाम से भी जाना जाता है, विच इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, अब बात करें उन मेजर कंट्रीज की जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, तो गाइज इंडिया, नाम से ही आप देख सकते हो इंडिया, ठीक है। उसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विच इज योर UAE, then Saudi Arabia, then Jordan, then Israel, then United States, and at last we have European Union. So these all are the countries that came together in order to form IMEC. और ये जो कंट्रीज हैं ये एक की प्लेयर का रोल एक्ट करती हैं इन द IMEC या फिर IMEEC प्रोजेक्ट, जो कि एम करता है टू एनहांस कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन एशिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Amazon रेन फॉरेस्ट कम्स अंडर विच ऑफ द ब्रिक्स कंट्री? तो गाइज ब्रिक्स की फुल फॉर्म सबसे पहले कमेंट करके बताओ, ठीक है। ब्रिक्स क्या है? कुछ नहीं है, इट इज जस्ट एन एब्रिविएशन जिसमें उसकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सबको मिला के वो बना है। फॉर एग्जांपल, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। सो ये जो सारी कंट्रीज हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? ब्रिक्स। ठीक है, अब बात करें अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आपको किसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं? सो गाइज वो हो गई ब्राजील कंट्री। जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है वो प्राइमरीली लोकेटेड है ब्राजील में, विच इज वन ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज। और जो ब्राजील है इट अकाउंट फॉर ओवर अबाउट 60% ऑफ द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। तो ब्राजील के अंदर कम से कम 60% आपको अमेजॉन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, making it the main destination for exploration and conservation efforts. Okay, next question. When and where were the first national games held after India's independence? So guys, जो सबसे पहले national games of India खेले गए थे after independence वो बॉम्बे, जिसको आज के समय में हम मुंबई बोलते हैं, वहां पर खेले गए थे और 1940 में खेले गए थे। ठीक है, this event marked the beginning of a formal national level sporting इवेंट इन इंडिया मॉडल आफ्टर द ओलंपिक गेम्स। और जो फर्स्ट नेशनल गेम्स है, ओके ओके गाइस, वन थिंग टू नोट हियर, ठीक है, 1940 की अभी हमने बात करी थी, तो गाइस 1940 में सबसे पहले नेशनल गेम्स खेले गए थे इंडिया के बॉम्बे में। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आपको आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, भाई इंडिपेंडेंस तो हमें 47 में मिली है ना, 1947 में, तो जो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद के गेम खेले गए थे वो लखनऊ में खेले गए थे। आई एम सो सॉरी फॉर द कंफ्यूजन हियर, सो करेक्ट करती हूँ मैं आपको। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट नेशनल गेम्स जो खेले गए थे, फर्स्ट नेशनल गेम्स, ठीक है, उसमें बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस में कुछ नहीं जोड़ रही हूँ। जो सबसे पहला नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया है वो बॉम्बे में खेला गया था 1940 में। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा गया है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो खेला गया था वो 1948 में खेला गया था, लखनऊ में खेला गया था। तो यहां पर आपका लखनऊ करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत धरोहर स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट? तो गाइज अमृत धरोहर जो स्कीम है ये एक ऐसा विजनरी इनिशिएटिव है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जिसका मेन मोटो ये है टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्रीज वेटलैंड्स। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 3 years जो स्कीम है वो काम कर रही है और आगे भी करेगी ओवर प्रमोटिंग द ऑप्टिमल यूज ऑफ दीज वैल्यूएबल इकोसिस्टम। Okay, next question, which scheme of Indian government promotes clean energy from hydrogen fuel? तो guys ये हो जाएगा हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो कि 2023 में शुरू किया गया है। Okay, by which act the Governor General of Bengal is made the Governor General of India? तो ये जो है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिला था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना गया था, ये हुआ था
चार्टर एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है उसके अंतर्गत देखने को मिला था दैट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को हम सेंट हिलीना एक्ट ऑफ 1833 के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों चीज ध्यान में रखना। ये जो एक्ट है इट बेसिकली रिसीव्ड द रॉयल एसेंट ऑन 28 ऑफ अगस्त 1833। और ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है इट कंसोलिडेटेड द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अ सिंगल अथॉरिटी बाय डूइंग व्हाट, बाय redesignating the governor general of bengal as the governor general of india। जिसने क्या किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि उस समय गवर्नर थे, उसको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल दे दिया गया था। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक was the first governor general of india। Okay, according to the year 2011 census survey, which state had the highest sex ratio? So guys, according to 2011 census, जो state है जिसकी highest sex ratio रहा है वो है केरला, ठीक है। We are talking about India guys, okay, so it is Kerala। अगर बात करें कि कितना रहा था, तो with a ratio of 1084 females per 1000 males, केरला की, ठीक है। ये जो फिगर है ये इंडिकेट करता है एक सिग्निफिकेंट हायर नंबर ऑफ फीमेल्स as compared to males in Kerala, making it the state with the highest sex ratio among the Indian states। क्योंकि usually बाकी Indian states में आपको देखने को मिलता है कि जो males के नंबर हैं वो तो काफी ज्यादा हैं, but the number of female is lagging behind। पर यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो केरला के नंबर कुछ कम नहीं थे, they were more and more in terms of having a female count than the male ones। नेक्स्ट आपको जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, विच इज वेरी इजी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Okay, next, according to the 2011 census, which of the following state had the highest literacy rate? Again, अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें तो जैसे कि हम सब जानते हैं लड़कियां भाई टॉप कर रही हैं आजकल, दे आर नॉट लैगिंग बिहाइंड एट ऑल। तो लिटरेसी रेट के मामले में भी केरला ने टॉप करा था, हाईएस्ट सेक्स रेशियो के साथ साथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी रहा था अमंग ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, जिसमें अगर हम लिटरेसी रेट बात करें तो इट वाज 94%। और अगर हम इसके अलावा बात करें ऐसी टॉप 5 लिटरेट स्टेट्स की जो कि इंडिया में एट प्रेजेंट मौजूद हैं या 2011 के सेंसस सर्वे के अकॉर्डिंग, सो केरला नंबर 1, देन लक्षद्वीप, देन मिजोरम, देन गोवा, एंड एट लास्ट एट नंबर 5 वी हैव त्रिपुरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था विंग्स ऑफ फायर के ऑथर कौन है? सो गाइस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर। Okay, the state legislative assembly is mentioned under which article of the Indian Constitution? So guys, ये article 168 के अंतर्गत आता है। article 168 जो है हमारा Indian Constitution का, वो बताता है that the state can have a unicameral legislature। unicameral legislature मतलब it should be legislative assembly as well as bicameral legislature, यानी कि legislative council and legislative assembly, ठीक है। so when we are talking about unicameral legislature तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ legislative assembly की बात होती है, लेकिन अगर हम बाइकेमरल लेजिस्लेचर की बात करें तो उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही आता है, एंड दिस कम्स अंडर आर्टिकल 168 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट आपको पूछा गया था ट्रेन टू पाकिस्तान का ऑथर कौन है? सो ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी इन द ईयर 1956। ओके, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस की। तो गाइज आपको एक ईडियम पूछा था टो द लाइन का मतलब। सो गाइज टो द लाइन का बेसिक मतलब होता है कंफर्म टू रूल्स और स्टैंडर्ड्स विदाउट डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट गाइज आपको करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था ऑफ द वर्ड एग्जैजरेट, एंड हेयर यू कैन सी द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एग्जैजरेट विच इज EXAGGERATE, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। एंड इसके अलावा लास्ट आपको पूछा गया था एंटोनिम ऑफ हरास, ठीक है। हरास का एंटोनिम पूछा गया था। सो हरास का अगर हम एंटोनिम की बात करें तो इट इज एक्टिवेट, assuage, build, calm, clarify, clear up, comfort, energize, explain, invigorate, placate, reassure, refresh, soothe, and support. So these are some of the words
जो कि एंटोनिम्स हैं वर्ड हरास के। सो दैट्स इट गाइस, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस एंड इंग्लिश क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 29 जुलाई के आपके एसएससी फेज 13 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट इंफॉर्मेटिव देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस जहां पर आपको समय समय पे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अपडेट्स, नोटिफिकेशन सब कुछ मिलते रहेंगे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all. And yes, पेपर अच्छे से दे के आना।